प्रिय विद्यार्थियों, आज मानसूर महाविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास का मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है 1917 की रूसी क्रांति। सन 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप रूस से जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। यह क्रांति दो भागों में हुई, मार्च 1917 से तथा अक्टूबर 1919 में। पहली क्रांति के फलस्वरूप सम्राट को त्याग देने के लिए विवश होना पड़ा तथा एक अस्थायी सरकार बनी। अक्टूबर की क्रांति के फलस्वरूप अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार यानी कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की गई। विद्यार्थियों, 1917 की रूसी क्रांति 20वीं सदी के विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रही है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्वता की भावना का प्रचार कर यूरोप के जनजीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। रूसी क्रांति की व्यापकता अब तक की सभी राजनीतिक घटनाओं की तुलना में बहुत विस्तृत थी। इसने केवल निरंकुश, एकतंत्री, स्वेच्छाचारी, जारशाही शासन का ही अंत नहीं किया, बल्कि कुलीन, जमींदारों, सामंतों, पूंजीपतियों आदि की आर्थिक और सामाजिक सत्ता को समाप्त करते हुए विश्व में मजदूर और किसानों की प्रथम सत्ता स्थापित की। विद्यार्थियों, 1917 से पहले 1905 में भी रूसी क्रांति हो चुकी थी। अतः रूस में 1905 की क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप रूस में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया था, किंतु पारस्परिक झगड़ों के कारण यह क्रांति सफल नहीं हो सकी और शासन पर पुनः जार का आधिपत्य स्थापित हो गया। इस क्रांति का स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि उसने रूस की साधारण जनता को राजनीतिक अधिकारों का परिचय करा दिया। उनको ज्ञात हो गया कि मत अर्थात वोट का क्या अर्थ है, ड्यूमा या दूसरे शब्दों में पार्लियामेंट के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाना चाहिए, सरकार को लोकमत के आधार पर अपनी नीति का निर्धारण कर जनहित के कार्यों को करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। इस समय रूस का जार निकोलस द्वितीय था। अतः विद्यार्थियों, जार निकोलस द्वितीय के समय रूस की निरंकुशता अपनी चरम सीमा पर थी। संपूर्ण सत्ता का कर्ता धर्ता जार ही हो गया था। उसके शब्द ही कानून माने जाते थे। उसकी नीतियों और कानून का विरोध करने वालों को राजद्रोह माना जाता था और उसे दंड स्वरूप सायरिया के क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता था, जिससे वह पूरी उम्र वहीं रहता था और कठोर सर्दी में आखिरकार मौत को प्राप्त हो जाता था। और उसे इस क्रांति का नारा था जो कि निकोलस द्वितीय ने दिया था, एक जार, एक चर्च और एक रूस। विद्यार्थी, रूसी क्रांति के अनेक कारण रहे हैं जो निम्न हैं। पहला है जारशाही की निरंकुशता, दूसरा है सामाजिक असमानता, तीसरा है किसानों की आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना, चौथा है मजदूर वर्ग में असंतोष व्याप्त होना, पांचवा है जार की रूसीकरण की नीति, छठा है रूस में बौद्धिक क्रांति का उत्पन्न होना, सातवां कारण था समाजवाद का विकास होना, कारण नंबर 8 जार निकोलस द्वितीय की अयोग्यता, कारण नंबर 9
रूसी नौकरशाही की अयोग्यता। 10वां कारण है तत्कालीन कारण। और 11वां कारण है विद्यार्थियों प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। विद्यार्थियों क्रांति प्रारंभ होती है 7 मार्च 1917 को। 7 मार्च 1917 को जनता की दशा बहुत शोचनीय हो गई थी। उसके पास न पहनने को कपड़ा था और न खाने को अनाज था। वह भूख और कपड़ों से व्याकुल हो चुकी थी। परेशान होकर भूखे और ठंड में ठिठुरते हुए गरीब और मजदूरों ने 7 मार्च के दिन पेट्रोग्राड की सड़कों पर घूमना आरंभ कर दिया। रोटी की दुकान पर ताज़ी और गर्म रोटियां के ढेर लगे पड़े थे। भूखी जनता का मन ताज़ी और गर्म चाय व रोटियों को देखकर ललचा गया और वह अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख सकी। उन्होंने बाजार में लूटपाट करना आरंभ कर दिया। सरकार ने सेना को उस पर गोली चलाने का आदेश दिया। वह गोली चलाकर लूटमार करने वालों को तितर-बितर कर रहे थे, किंतु सैनिकों ने गोली चलाने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उनको जनता से सहानुभूति थी। अर्थात सैनिक भी जनता का सहयोग कर रहे थे। उनसे भी क्रांति की भावना का प्रवेश हो चुका था, यानी रूस की सेना भी जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध हो गई थी। जार का शासन त्यागना। डूमा ने विसर्जित होने से मना कर दिया। उसका पेट्रोग्राड सोवियत से समझौता हो गया, जिसके आधार पर 14 मार्च 1917 को उदारवादी नेता जॉर्ज स्लाव की अध्यक्षता में एक सामाजिक सरकार की स्थापना की गई। उसने 14 मार्च को जार से शासन का परित्याग करने की मांग की। परिस्थिति से बाध्य होकर उसकी मांग को स्वीकार कर शासन से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार रूस से जारशाही का अंत हुआ। क्रांति में मजदूरों को सफलता प्राप्त हुई, किंतु उन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथ में रखना उचित न समझ सकती मध्यम वर्ग के हाथ में सौंप दी। इस अस्थायी सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए थे वो निम्न थे। पहला कार्य था, भाषा और प्रेस की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। जनता अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न अंगों का निर्माण कर सकती थी, भाषण दे सकती थी तथा समाचार पत्रों का प्रकाशन कर सकती थी। दूसरा कार्य था, राजनीतिक बंधुओं को मुक्त कराया गया। जिन राजनीतिक बंधुओं को निर्वासित किया गया था, यानी रूस से बाहर निकाल दिया गया था, उन्हें वापस रूस आने के लिए आमंत्रण किया गया। तीसरा कार्य था, यहूदियों के विरुद्ध जो कानून बनाए गए थे उन्हें रद्द किया गया। चौथा था, देश का नया संविधान बनाने के लिए नवीन संविधान सभा की स्थापना की गई। पांचवा कार्य था, पोलैंड को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की घोषणा की गई। विद्यार्थियों 1917 की रूस की जो क्रांति है उसके कुछ परिणाम निम्न हैं। पहला परिणाम है राजनीतिक परिणाम, जिसका पहला है साम्यवाद शासन की स्थापना होना। दूसरा है रूस का प्रथम विश्व युद्ध से अलग होना। तीसरा है मित्र राष्ट्रों में आंतरिक फूट पड़ना। चौथा राजनीतिक परिणाम है रूस का विश्व शक्ति के रूप में उदय होना। अगला है रूस में राष्ट्रीयता का विकास होना। अगला है पराधीन देशों में स्वतंत्रता की भावना का जन्म होना। सामाजिक परिणाम है विद्यार्थियों, समानता की भावना का उदय होना, शिक्षा का विकास होना और स्त्रियों की स्थिति में सुधार होना। इस क्रांति के आर्थिक परिणाम निम्न हैं विद्यार्थियों। पहला है सामंतों एवं पूंजीपतियों का अंत होना। दूसरा परिणाम था रूस में खाद्य समस्या का समाधान होना। अगला है रूस का औद्योगिक विकास होना। अगला है रूस में पंचवर्षीय योजना लागू होना। वर्ग संघर्ष की समाप्ति होना। श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होना। निष्कर्ष,
निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि रूस में क्रांति के कई कारण मौजूद थे। कुछ राजनीतिक तो कुछ सामाजिक व आर्थिक थे, किंतु उन सब में कुछ चीज़ें एक समान थी। उन सब ने जार निकोलस द्वितीय को राज्य पद से हटाने में सहायता की। आरंभिक 20वीं सदी में रूस एक विशाल क्षेत्रों को आच्छादित करता था, जिसमें एशिया महाद्वीप का बड़ा हिस्सा था और एक बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व जार निकोलस द्वितीय इस समूचे भाग पर शासन करता था। अधिकतम देश अति जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गरीबी में निवास करता था। मध्यकालीन युग के समान परिस्थितियों में काम करता था और अत्यधिक अल्प भुगतान प्राप्त उन्हें होता था। पेट्रोग्राड और मॉस्को जैसे केवल 2 औद्योगिक शहर मौजूद थे। शेष सभी देहाती झुग्गी बस्तियां थीं। दसियों करोड़, लगभग 10 करोड़ की जनसंख्या के साथ लगभग 8000 किलोमीटर लंबे चौड़े इस विशाल देश पर, जो पोलैंड से लगभग अलास्का तक विस्तृत था, शासन करते हुए निकोलस द्वितीय को काफ़ी कठिन समय का सामना करना पड़ा। प्रसिद्ध यूरोपीय इतिहासकार रिचर्ड पाइस ने इस क्रांति के बारे में कहा है, यदि प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो शायद रूसी सरकार शेष गड़बड़ियां सिद्ध किसी तरह पार कर लेती और समय के साथ साथ संसदीय शासन के रूप में विकसित होती।